जी गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड टू एवरी व्यूअर। अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है जो अप्रोच कर रहा है। हम लोगों का जो एक्सटेंडेड टारगेट्स ऑफ 18,400 था फॉर दिस सीरीज, ये पहले ही हफ्ते में इसको अप्रोच कर रहा है। लाइकली जिस तरह से मोमेंटम है 18,100 के बेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि हम लोग रफली 18,350 टू 400 बहुत जल्द ही देख लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 43,000 43,200 पे भी बहुत अच्छे पुट राइटर्स खड़े हैं जिसमें राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इंट्राडे भी में इसको पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहाँ पे 43,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 43,700 एंड 44,000 एंड लाइकली 44,300 भी आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगा। 43,700, 44,000, 44,500 ये वो जोन शेयर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक के केस में। तो आप लॉन्ग रहेंगे दोनों ही इंडिसीज में, और कंडीशनल बाय जो आपकी वो शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आएंगे आज? आप किधर लॉन्ग हो, किधर शॉर्ट हो? मैं लॉन्ग ही हूँ, तीनों कॉल है मेरे, तीनों लॉन्ग साइड में ही है। मेरा पहला बाय रहेगा ओएफएसएस में। अगर आईटी की आज बात करेंगे तो आईटी एज अ सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक में है। लास्ट इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद जो हमने एक ड्रॉडाउन देखा पूरा सेक्टर में, लेकिन आईटी मिड कैप साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमेशा था एंड आज हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एकदम वो लेवल्स को पकड़ के रखा हुआ है एंड आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली से एवरी काउंटर इज पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें ओएफएसएस में मेरा आज का यहाँ पे है टारगेट, मुझे लगता है 3600 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हूँ, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 3638 नाउ। यहाँ पे आपको इंट्राडे टारगेट्स ऑफ 3685 3720 भी देखने को मिल सकता है। पोजिशनल आप थोड़ा इसको होल्ड करेंगे तो 3800 जोन्स भी आपको ये सीरीज में डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। तो 3720 या 3685 इन टारगेट्स के लिए आप ओरेकल फाइनेंशियल को देखेंगे। 3600 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 9 मई वो तारीख है जबकि ओरेकल फाइनेंशियल में 225 रुपए पर शेयर का डिविडेंड एक्स होगा। तो जो डिविडेंड यील्ड इनकी इंप्रूव हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछली बार 190 रुपए का डिविडेंड, इस बार 225 रुपए का डिविडेंड, तो डिविडेंड के अंदर एक इंप्रूवमेंट है। और उस डिविडेंड यील्ड को अगर आप इन कैश करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए ट्रिगर बनेगा 9 मई। और अगर आप फ्यूचर में सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 3685 और 3720 ये टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। अच्छा शिल्पा मैम, दूसरी कॉल। मेरा दूसरा बाय रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज भी अभी 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है जो इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अभी के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 798 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट्स ऑफ 825 एंड 840। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 820 कॉल, इसको भी अभी हमने प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया है 16-17 रुपए के अराउंड। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका टारगेट वहां पे 28 तक का है एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन के ट्रेड में आपको 12 रुपीज का लगाना है। तो 820 840 के टारगेट्स के लिए आउटराइटली आप भारत फोर्ज में जाएंगे, और अगर आप फ्यूचर्स के या ऑप्शंस के जरिए जाना चाहते हैं तो 820 की कॉल 28 के टारगेट्स के लिए 16 रुपए पे ये कामकाज कर रही है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का, और करीब 28 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। तो ये है दूसरी कॉल। तीसरी कॉल शिल्पा मैम आपकी तरफ से। मेरा तीसरा कॉल रहेगा BHEL में। मेल में अभी अगर आप देखेंगे तो 82 के ऊपर सस्टेनेंस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 88। तो इसको आप फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू में भी इसको आप प्ले कर सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से। आप 83 का कॉल ऑप्शन जो रफली 3 रुपए 2 रुपए 90 पैसा 3 रुपए चला, आप इसमें इसको बाय कीजिए। और उसके सामने आप 88 का कॉल ऑप्शन जो रफली 1.3 रुपीज अभी चल रहा है, आप इसको बेच दीजिए। तो आपका नेट रिस्क जो रहेगा 1.7 का रहेगा एंड मैक्सिमम गेन सिनेरियो आपको रफली यहां से डबल 3.3 रुपीज का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, 1:2 है। आप इसको स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको आप प्ले कर सकते हैं। 88 कॉल तो बेचनी थी, खरीदनी कौन सी कॉल है मैम? 83। 83 कॉल खरीदनी है। ओके, और क्या इसमें मैम मैक्सिमम रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है? मैक्सिमम रिस्क आपका 1 रुपए 70 पैसा का है एंड आपको मैक्सिमम गेन सिनेरियो यहाँ पे 3 रुपए 30 पैसे का है। 3.30। तो BHEL पहले तो आप स्टॉक लेकर आइए क्योंकि डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करा थोड़ी देर पहले। और BHEL में जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो स्ट्रांग है, न्यूज फ्लोज अच्छे हैं, और न्यूज फ्लोज के बीच में स्टॉक के अंदर मूव आया है। 72 रुपए की चेन तोड़ के 77 और 77 के बाद अभी 82 इन जोन्स को अप्रोच किया इसने।
शिल्पा मैम का मानना है कि आप 83 की कॉल खरीद सकती हैं, 170 के आसपास से भी कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग 170 इसमें मैक्सिमम रिस्क है और 330 का इसमें रिवॉर्ड है, लेकिन 83 कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली 88 कॉल को आप बेच सकते हैं। तो शिल्पा मैम ये लेवल सही थे ना, 72, 77, 82, 88, यही 4 जोन है ना जहाँ अटकता है हमेशा? जी जी, इसके लिए एलोंगेटेड अपना एक्सटेंडेड टारगेट्स अब 88 है, लेकिन अभी बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे है। 82 के ऊपर इसका सस्टेनेंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाएगा टूवर्ड्स 88 जोन्स। तो BHEL एक बड़े समय से इसने इसी रेंज को ही प्ले किया और इसी रेंज को ही अगर आप प्ले करना चाहते हो तो 82 से ऊपर 88 की कॉल को बेचना है और 82 की कॉल में आपको खरीदारी करनी है। शिल्पा हमसे आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खास तौर से आरती ड्रग्स के नतीजे आए और नतीजे बेहतरीन रहे। क्यू ऑन क्यू मार्जिन में रिकॉर्ड 12.5% की बढ़ोतरी हुई, तो नेट प्रॉफिट भी 1.5% के आसपास बढ़ा। नतीजों और आय की ग्रोथ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO अधीश पाटिल सर मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं वाई बेसिस पे तो सर आपसे क्या बात करूं, लेकिन हाँ सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े हैं और बाजार ने उसको शायद थम्स अप भी दिया। 4.5% की तेजी देखने को मिले नंबर्स के बाद। तो पहले तो आपका फर्स्ट टेक इन नंबर्स को लेकर। चलिए, शायद पाटिल सर से अभी बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ नंबर्स को लेकर, कुछ लिंक को लेकर इशू आ रहा है, लेकिन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू 742 करोड़ रुपए, 694 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ा है। 7% की बढ़त रही। मुनाफे फ्रंट पे 55 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। आंकड़ा 1% की बढ़त यहाँ देखने को मिली, लेकिन ये वाई बेसिस पर है। इसी को अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा जंप है। सीक्वेंशियली मार्जिन करीब 10-10.5% से बढ़कर 12.5% के आसपास आए हैं। ये वाई बेसिस पे आपको इतने बड़े दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे। पाटिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इसको ज्यादा क्लियर सिचुएशन में वाई से ज्यादा अच्छे सीक्वेंशियल बेसिस पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो प्रेशर था इनपुट कॉस्ट को लेकर, जो प्रेशर था डिमांड को लेकर, क्या वो अब खत्म हो गया है? क्या सिचुएशन सिनेरियो है? कैसे है नंबर्स? क्या की हाईलाइट है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पीछे बहुत बैकग्राउंड में नॉइज था इसलिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में ये देखने मिला कि बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो कम होते जा रहे थे, सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्राइसेस API के, वैसे ही मार्च क्वार्टर में और कम हो गए थे। इसके वजह से जो डोमेस्टिक एंटीबायोटिक सेगमेंट में जो डिमांड में थोड़ा डलनेस आ गया था लास्ट FY23 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो अभी निकल चुका है और अभी काफी डिमांड आ रहा है एंटीबायोटिक सेगमेंट में। और जो क्रोनिक सेगमेंट्स थे वो पहले से अच्छे कर रहे थे, इसीलिए ये पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने मिले एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ भी फुल वॉल्यूम ग्रोथ है। रेट वेरिएंस हार्डली 1.5% प्लस में है। सर फर्दर सेग्रीगेट करूं अगर इसको, तो इस बारी API, फॉर्मुलेशन और स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल जहां पर इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट था, इन तीनों स्पेस पे कैसा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा? तो सारे सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट स्टैंडअलोन सेगमेंट जो API और स्पेशलिटी केमिकल्स है, उसने 92% ऑफ द कंसोल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट किया है। फॉर्मुलेशन का रेवेन्यूज फिलहाल कम था, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी फॉर्मुलेशंस की। और गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में FY24 में फॉर्मुलेशंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये हमें एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पाटिल सर, जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो स्पेशलिटी केमिकल में आपने मेंशन किया था कि 2 नई इकाई, क्योंकि 2 इकाई पे कामकाज चल रहा है और 2 इकाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2 पे और नई कैपेसिटी आने वाली है। अभी उसका क्या स्टेटस है, कब तक आएगा, क्या उसका सिचुएशन है, कैसे देखें इसको हम? ओके, तो स्टैंडअलोन बिजनेस में 2 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आने वाले थे। एक है डर्मेटोलॉजी सैलिसिलिक एसिड का और दूसरा है बैकवर्ड